Hello students, so in the last class we looked at growing plants from other plants, growing plants from other parts of the plant, right? जहाँ पर कि हमने देखा किस तरीके से नए plants जो हैं वो दूसरे plant के अंडरग्राउंड स्टेम से पैदा हो सकते हैं, रूट से पैदा हो सकते हैं, स्टेम से पैदा हो सकते हैं, लीव से पैदा हो सकते हैं, एंड देन लाइक न्यू प्लांट्स कुड ग्रो आल्सो फ्रॉम स्पोर्स ऑफ अदर प्लांट्स। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था, एंड आई होप दैट यू रिवाइज दैट सेक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इन दिस सेशन। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? खेती। ओके, अब मान लो कि अपने डेली लाइफ में, डेली अगर अपनी बात करो तो हम लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, राइट? इन आवर डेली लाइफ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं ना अपन लोग, राइट? जिसमें कि वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, पल्सेज यानी कि दाल वगैरह भी है, मीट भी है, एग्स वगैरह भी है, सब कुछ है, राइट? इसके अलावा वी ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हम अलग अलग टाइप के कपड़े भी पहनते हैं, राइट? वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे मान लो कोई खाना हो या कपड़े का बहुत सारा मटेरियल हो, सब जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट या एनिमल्स से मिलता है। नाउ टू गेट दीज थिंग्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, ये सब चीज जो है सफिशिएंट क्वांटिटीज में, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में ये सब चीज हासिल करने के लिए a large number of plants and animals are needed। काफी बड़ी संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत होती है। The mass production of plants for food and other purposes is called agriculture। Okay, प्लांट्स का मास प्रोडक्शन, काफी ज्यादा स्तर पर, काफी बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन होता है खाने के लिए या बाकी पर्पसेस के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। इसी को हम कहते हैं खेती। Now here we are only discussing the agricultural activities related to plants। Okay, इस सेक्शन में हम लोग जो है सिर्फ कह सकते हो कि एग्रीकल्चर जो प्लांट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है सिर्फ उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और जो वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर है उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। अब देखो, खेती की शुरुआत जो होती है सबसे पहले प्लॉइंग से होती है, जोतने से। ऑफ कोर्स ये हल बैल वाली कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया। बट प्लॉइंग का फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। ये तो है, ये जो है आपको सॉइल को ढीला करने में हेल्प करता है। फिर दूसरा तरीका था पहले के टाइम में मैन्योरिंग का। आप जो है खेत में जो है मैन्योर वगैरह ऐड कर देते थे। मैन्योर मतलब हो गया आपका उर्वरक, जो मतलब वो गोबर को या बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल सबको सड़ा गला के जो बनाते हैं। तो मैन्योर जो है वो खेत में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए डाला जाता था, ठीक है? उसके बाद जो है आप बीज बो देते थे उसमें, सोइंग द सीड्स। तो हेल्दी सीड्स को चुन चुन के जो है उनको जो है खेत में बोया जाता था। फिर प्लांट्स जो थे वो इन सीड्स से पैदा होते थे। अब इसके बाद जो है इन प्लांट्स को जो है पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तो इरिगेशन का यूज होता था। इरिगेशन के थ्रू जो है इनको सफिशिएंट वाटर सप्लाई किया जाता है प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए। अब इसके अलावा मान लो कि कभी कभार खेत में कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप बढ़ जाता है ना, तो ऐसे में क्या करते हैं? यू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, ये जो है पेस्ट को मार देता है और क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करता है। जब आपका क्रॉप तैयार हो गया तब क्या होता है? इसको काट लेते हैं आप और जमा कर लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द सिंपल प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्लॉइंग, मैन्योरिंग, sowing seeds, irrigation, spraying pesticides and then harvesting। आप लोग मेरे ख्याल से इसके हर एक स्टेप से परिचित हो गए, राइट? पहले खेत को जोतना है, फिर उसमें मैन्योर वगैरह मिलाना है, यानी कि उर्वरक, गोबर, भूसा, जो कुछ भी आपका ऑर्गेनिक सड़ा गला हो वो मिला देना है, राइट? फिर जो है बीज बोना है, उसके लिए हेल्दी सीड्स चुनना है, जो स्वस्थ जो बीज हो वही चुनना है। फिर इरिगेशन, खेत प्लांट्स को जो है ग्रोथ के लिए सफिशिएंट पर्याप्त जो है पानी का सप्लाई प्रोवाइड करना है। कीड़े मकोड़े वगैरह को खत्म करने के लिए, पेस्ट्स को खत्म करने के लिए जो है पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना है ताकि क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हो सके। और फाइनली जो है हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप तैयार हो जाए तो फिर जो है इसको काट के जमा कर लेना है। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, अब एक तरह के जो प्लांट्स होते हैं, एक ही तरह के प्लांट्स जो होते हैं उनको जो है लार्ज स्केल पर जब पैदा किया जाता है, तो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। तो एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर जो है पैदा जिनको किया जाता है एट ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम
आर कॉल्ड ए क्रॉप। क्रॉप का डेफिनेशन क्या हुआ? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। तो मतलब कि सेम तरह के प्लांट जो लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं एक पार्टिकुलर जगह पर एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, एक उसको जो है हम क्या कहते हैं? क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हम जो है क्रॉप ऑफ व्हीट की बात कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक क्रॉप ऑफ व्हीट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस खेत में जो भी प्लांट्स बोए गए हैं, जो भी प्लांट्स उगाए गए हैं, वो सब किसके हैं? व्हीट के हैं वो। ठीक है, अब प्लांट्स का जो है, क्रॉप्स का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है उस पर जो है असर पड़ता है सॉइल का। मतलब कि एक पर्टिकुलर एक जगह विशेष का, वहाँ के सीजन का, इस सब का असर पड़ता है वहाँ के प्लांट्स के ग्रोथ पर। अब देखते हैं इस चीज को। अब देखो, सॉइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, सॉइल के बगैर खेती हो सकती है क्या? जमीन पे ही खेती होगी ना, राइट। तो सॉइल जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। नाउ अ क्रॉप ग्रोज वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल बट पुअरली इन अनदर। एक ही जमीन पर जो है कुछ फसल अच्छी उपज सकती है, दूसरी फसल जो है अच्छी नहीं उपजेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो जमीन मान लो कि पानी होल्ड करने में काफी सक्षम है, काफी देर तक जो है पानी को होल्ड करके रख सकता है, तो ऐसे केस में जो है आप कह सकते हैं, तो वो जगह जो होगा वो चावल की खेती के लिए बढ़िया होगा। दूसरी तरफ जो है जो एल्यूवियल सॉइल जिसको कहते हो आप, दोमट मिट्टी जिसको कहते हो, जिसमें कि पानी जो है बहुत ज्यादा नहीं टिकता है, ठीक है ना, और लेकिन ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो गेहूं के लिए बेहतर होता है। फिर काली मिट्टी जो है वो कॉटन प्लांट्स के लिए बढ़िया माना जाता है। दूसरी तरफ राजस्थान का जो बलुआही मिट्टी है, सैंडी सॉइल, वो जो है ज्वार और बाजरा के लिए उपयुक्त हो गया। तो मतलब कि जगह के हिसाब से जो है आपको फसल का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी मिट्टी पर कोई भी फसल आप उगा लेंगे। ठीक है, हर एक सॉइल जो होगी, हर एक तरह की सॉइल जो है वो अपने एक स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप्स के लिए ही जो है यूजफुल होती है, या उसी तरह के क्रॉप को जो है बढ़िया कंडीशन प्रोवाइड करती है उपज के हिसाब से। या फिर जैसे टी प्लांट्स की बात करो तो जो आपका असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी वगैरह सब का एरिया है, उधर का जो नमी वाला जो मिट्टी होता है, मॉइस्ट सॉइल, उसमें जो है आप टी प्लांट्स आपको जो है काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ करते हैं। क्योंकि टी प्लांट्स की जरूरत ये होती है कि सॉइल में मॉइस्चर भी रहे, साथ साथ जो है पानी जमा भी ना हो। तो हिली एरिया में जो है दोनों चीज होती है, क्योंकि बारिश भी वहां पर अक्सर होती रहती है, तो सॉइल में जो है आपको मॉइस्चर भी मिल जाएगा, दूसरी तरफ जो है पानी भी नहीं जमा होगा उधर। फिर जैसे मेज प्लांट्स नीड एल्यूवियल सॉइल टू ग्रो। एल्यूवियल सॉइल जो है वो मेज प्लांट के लिए भी बढ़िया माना जाता है, मक्के के लिए। फिर कोकोनट के लिए जो है आपको कोस्टल एरिया का जो सैंडी सॉइल है, राजस्थान वाला नहीं, कोस्टल एरिया का सैंडी सॉइल, क्योंकि इसको पानी भी चाहिए होगा, तो वहां जो होगा वो कॉटन ट्रीज के लिए काफी बढ़िया माना जाएगा। इस तरीके से देखो तो सॉइल जो है वो अफेक्ट करता है प्लांट्स के ग्रोथ को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा? सबसे पहले क्रॉप का डेफिनेशन, एक तरह की फसल, एक ही तरह का प्लांट अगर बड़े स्तर पर उगाया जाता है किसी एक जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम फसल कहते हैं। ठीक है, और फसल की जो उपज है या फसल का जो डेवलपमेंट, क्रॉप का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है, उस पर जो है जगह और सीजन दोनों का असर पड़ता है, या कह सकते हो सॉइल और सीजन दोनों का असर पड़ता है। सॉइल का असर हमने देख लिया, कैसे जो है अलग अलग तरह की मिट्टी जो है वो अलग अलग तरह के फसल के लिए जो है बेहतर मानी जाती है। दूसरा, सीजन का असर अब हम देखते हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो ऑल दैट वेल इन अनदर सीजन। बेस्ट एग्जांपल देख लो, हम लोग क्या, जैसे कि रबी और खरीफ का जो सीजन चलता है, राइट, मतलब गेहूं के सीजन में किसी को धान उगाते हुए जल्दी देखते हो आप? रीजन है कि एक सीजन जो होगा वो किसी एक फसल के लिए बढ़िया होगा, दूसरे सीजन उसके लिए खराब हो जाएगा।